नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है इस विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उपभोक्ता संतुलन और बजट रेखा को हम सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है और उसकी क्या मान्यताएं हैं ये पढ़ेंगे। उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जब उसे विभिन्न वस्तुओं पर किए गए अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त हो रही हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अपने व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं होता है। क्योंकि अगर वो अपने व्यय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उसकी संतुष्टि घट जाती है, इसलिए वो पुनः उसी संयोग को प्राप्त करता है जिसमें उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, यानी कि वो अपने व्यय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं होता है। बजट रेखा। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दिखाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय खर्च करके खरीद सकता है, यानी कि दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दिखाने वाली रेखा बजट रेखा कहलाती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है, या ये कह लीजिए कि जिन संयोगों की कीमत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपी बजट रेखा है, या इसको कीमत रेखा भी बोलते हैं, और इस रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वो एक्स और वाई के उन संयोगों को दिखाता है, उन कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं। पहली है, उपभोक्ता विवेकशील होता है और अपने साधनों से अधिकतम संतोष प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। दूसरी मान्यता है, उपभोक्ता को उदासीनता मानचित्र और अधिमानों के क्रम का पूर्ण ज्ञान होता है तथा उपभोक्ता व्यवहार की अवधि में अधिमानों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उपभोक्ता को ये पता होता है कि किस दो वस्तुओं के किन किन संयोगों से उसको कितनी कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। कितनी कितनी मतलब क्रम में उनको वो लगा सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन उनको वो ये बता सकता है कि हाँ, मुझे इस संयोग से दूसरे संयोग की तुलना में अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, और फिर तीसरे से कितनी हो रही, तो वो उनके क्रम को तय कर सकता है, यानी कि अधिमानों का क्रम उसे पूरी तरह से ज्ञात होता है और उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन की अवधि में अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी मान्यता है, वस्तुएं सजातीय तथा विभाज्य हैं, यानी कि वस्तुएं सजातीय होने का मतलब है कि दोनों ही वस्तुएं जिनका उपभोग करता है उपभोक्ता, वे दोनों एक ही वर्ग की हैं, एक ही श्रेणी की हैं, यानी कि उपभोग्य वस्तुएं हैं तो उपभोग्य ही हैं, और अगर पूंजीगत वस्तुएं हैं तो पूंजीगत वस्तुएं ही हैं। या ये कह लीजिए कि जैसे अगर फल है, खाद्यान्न है तो खाद्यान्न ही है, या फल है तो फल ही है दोनों तरफ, चाहे वो केला हो एक तरफ, दूसरी तरफ सेब हो, ठीक है। और अगर कुछ वैसी चीज़ है, ऐसा नहीं है यानी कि एक तरफ आपने कार ले ली और दूसरी तरफ आप सेब दिखा रहे हो, दूसरी वस्तु आप सेब ले रहे हो साथ में अध्ययन के समय, तो यानी कि दोनों वस्तुएं सजातीय होती हैं, एक ही श्रेणी की होती हैं और विभाज्य हैं। विभाज्य होने से मतलब है कि वस्तुएं जो हैं वो बहुत ही छोटी इकाइयों में या अंशों में प्राप्त की जा सकती हैं। उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उपभोग की अवधि में वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता को बाजार की अवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है। ये अन्य मान्यताएं हैं। आइए अब हम उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होता है इस विषय में पढ़ते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से जब हम उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं, यानी कि उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि 3 शर्तें पूरी हों। पहली, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हो, जैसे कि यहाँ पर ए और बी बिंदु पर IC1 जो है बजट रेखा को स्पर्श करता है,
यानी कि जो IC1 उदासीनता वक्र है हमारा, वो बजट रेखा PP को A और B बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यानी कि ये वाली शर्त यहाँ पर दो बिंदुओं पर पूरी होती है। IC2 के बिंदु C, D या कोई भी अन्य बिंदु इस वक्र पर IC2 पर कोई भी बिंदु उपभोक्ता की पहुंच के बाहर है, क्योंकि उपभोक्ता का बजट जो है वो ये त्रिभुज है जो कि POP है, और इससे बजट की के बाहर की बात है, यानी कि IC2, तो वो इस पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहाँ पर पहली शर्त जो पूरी होती है वो A और B बिंदुओं पर होती है। दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल समान होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर वस्तु x की वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर x और y वस्तुओं के कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों ही बिंदुओं पर बजट रेखा और उदासीनता वक्र का ढाल अलग अलग है। यहाँ पर उदासीनता वक्र का ढाल बिंदु A पर आप देख सकते हैं, नीली रेखा जो है वो उदासीनता वक्र के ढाल को दिखाती है बिंदु A पर, जबकि आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि ये ढाल जो है अधिक खड़ा है बजट रेखा की तुलना में, यानी कि बजट रेखा के ढाल की तुलना में। और बिंदु B पर जो नीली रेखा खींची गई है वो IC1 के ढाल को दिखाती है, जबकि बजट रेखा जो है उसका ढाल यहाँ पर अलग है, यानी कि दोनों का ही ढाल दोनों बिंदुओं पर अलग अलग है, समान नहीं है। यानी कि इन बिंदुओं पर पहली शर्त तो पूरी होती है बिंदु A और B पर, लेकिन दूसरी शर्त जहाँ पर ये शर्त है कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा का ढाल समान होते हैं, वो यहाँ पर पूरी नहीं होती। अतः IC3 का E बिंदु वो बिंदु होगा जहाँ पर पहली और दूसरी दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं। यहाँ पर ये स्पर्श भी करता है बजट रेखा को, और ई बिंदु पर यानी कि इस बिंदु पर जो कि दूसरी शर्त है वो भी पूरी होती है, यानी कि इनका ढाल भी बराबर होता है और ये परस्पर स्पर्श भी करते हैं। वस्तु x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर x और y वस्तुओं की कीमत अनुपात के बराबर होनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब होता है सूत्र रूप में कि डेल्टा y बटे डेल्टा x इक्वल टू बराबर px बटे py, यानी कीमत अनुपात बराबर होना चाहिए प्रतिस्थापन सीमांत दर के। तीसरी शर्त है उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होना चाहिए, अर्थात x वस्तु की y वस्तु के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है वो लगातार घटती हुई होनी चाहिए, जो कि E बिंदु पर पूरी होती है, यानी कि ये उन्नततर है। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में जब उदासीनता वक्र की विशेषताओं के विषय में आपको बताया था, तो हमने एक विशेषता पढ़ी थी उदासीनता वक्रों की कि उदासीनता वक्र जो होते हैं सैद्धांतिक रूप से वो, या ये कह लीजिए कि व्यवहारिक रूप से वो, सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक रूप से वो चूड़ी के आकार के होते हैं, यानी गोल होते हैं। तो उनका हम केवल जो उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मूल बिंदु O के प्रति उन्नततर होता है, जो हिस्सा चूड़ीदार उदासीनता वक्रों का केवल वो हिस्सा ही हम अध्ययन में लेते हैं जो मूल बिंदु O के प्रति उन्नततर होता है, यानी कि जैसा कि यहाँ पर तीनों दिखाए गए हैं। यदि बजट रेखा उस हिस्से को स्पर्श करती है उदासीनता वक्र के जो कि उन्नततर नहीं है मूल बिंदु O के प्रति, उन्नततर है या कोई और स्थिति में है, तो उपभोक्ता संतुलन में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई बिंदु पर IC3 जो है वो उन्नततर है, यानी कि ई बिंदु जो है वो तीनों ही शर्तों को संतुष्ट करता है उपभोक्ता संतुलन की, और इसलिए यहाँ पर उपभोक्ता जो होता है वो संतुलन में होता है। यदि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई या समान है
इसका मतलब वही है कि या तो नतोदर है या फिर कोई और स्थिति है। तो ये दोनों स्थितियां ही क्या होंगी, स्थायी संतुलन की स्थिति नहीं हो सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।